वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस टॉपिक पर पढ़ना स्टार्ट किए थे वो था प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, और इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कि हमारी केमिस्ट्री लैब में कौन कौन से सामान हैं जिसका नाम हमें आना चाहिए, कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसका नाम हमें जानकारी होना चाहिए, और उनके हमने कई सारे नाम आपको वीडियो के पार्ट नंबर 1 में बता दिए थे। कुछ नाम और थे जिन्हें हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनका नाम हमें आना चाहिए, और वो ऑपरेटर्स दिखते कैसे हैं, उनका यूज़ क्या होता है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्रीफ हम लोग करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका नाम है पोर्सिलेन डिश। देखो, ये पोर्सिलेन डिश एक तरह की चीनी मिट्टी की कटोरी होती है। देखो इस तरह से, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास, मैं एक पोर्सिलेन डिश लेकर के आया हूँ आपके लिए। देखो ये रहता है इस तरह का। देखो ये जो कटोरी है, ये जो चीनी मिट्टी की कटोरी टाइप की दिख रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोर्सिलेन डिश। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोडियम निष्कर्ष को बनाते हैं। अब बात आती है सोडियम निष्कर्ष क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। बट सोडियम निष्कर्ष वगैरह बनाने के लिए हम इस कटोरी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं किप्स एपरेटस। देखो बच्चों, ये है हमारा किप्स एपरेटस। ये कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किप्स एपरेटस। इस किप्स एपरेटस में हम कौन सी गैस बनाते हैं? H2S गैस बनाते हैं। ध्यान से रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि किप्स एपरेटस में हम कौन सी गैस बनाते हैं। तो आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो बच्चों, इसमें किप्स एपरेटस में हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है उसके बारे में आप, वैसे तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किप्स एपरेटस की वर्किंग क्या होती है, बट मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। देखो ये किप्स एपरेटस में इस तरह के एक गोला है, दूसरा गोला है और ये तीसरा गोला है। ये 3 गोलों से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किप्स एपरेटस में यहां से आगे से इसको खोल लेते हैं, और यहां पर हम लोग, यहां पर ये चीज़ खोलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ यहां पर हम लोग आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स डालते हैं बीच में। ध्यान से समझना, यहाँ बीच में हम लोग क्या करेंगे, आयरन सल्फाइड के क्रिस्टल डालेंगे। टुकड़े होते हैं, ठीक है, इसके टुकड़े हम इसके अंदर डाल देते हैं। किसके? FeS, उसका फॉर्मूला होता है FeS। इसको हम बीच में डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, डालने के बाद इसको हम कर देते हैं बंद। इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद यहाँ ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम इसमें भरेंगे तो ये नीचे पहुंच जाता है, नीचे, बीच में नहीं आता है। सीधा कहाँ आता है, नीचे आता है। और नीचे से ये भरते 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 जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल अगले वाले गोले में टच करने लगता है, मतलब अगले वाले गोले में जाने लगता है। और अगले वाले गोले में कौन से टुकड़े रखे हुए हैं? FeS के टुकड़े रखे हुए हैं। तो जो FeS है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। आयरन सल्फाइड के जो टुकड़े हमने डाले थे वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और गैस बनती है H2S। और वो गैस इस गोले के अंदर भरती है, बीच वाले गोले के अंदर भरती है। और उस गैस को हम, यहाँ एक नोज़ल रहता है, इसको घुमा देते हैं तो गैस इस पाइप में आ जाती है, और यहाँ से हम इस पिन को दबा देते हैं तो ये गैस आगे निकलती है। इस आगे निकलने वाली गैस को हम ऐसे परख नली के अंदर भेज देते हैं। तो जो H2S गैस है
वो इस परखनली में चली जाती है तो हम लोग कहते हैं कि हमने H2S गैस प्रवाहित कर दी। ध्यान से समझना बच्चों, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखना है ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें ना तो कहीं आपको कोई बताता है और ना सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होती है। कक्षा 10 की चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, नहीं आती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इसको बोलते क्या हैं, तो याद रखिए इसको बोलते हैं किप्स उपकरण, या जिसको बोलते हैं किप्स एपरेटस। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? H2S गैस बनाने में। H2S गैस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S गैस बनती कैसे है? तो आप कहोगे बीच वाले भाग में, ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग में हम क्या डालते हैं? FeS, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन सल्फाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन सल्फाइड। और ऊपर वाले भाग से हम क्या डालते हैं? H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तनु रहता है, डाइल्यूट रहता है। इनकी जब रिएक्शन होती है तो हमको मिलता है FeSO4 और साथ में एक गैस बनती है जिसका नाम होता है H2S। ये गैस बनती है। ये समीकरण होता है जब हम H2S गैस बनाते हैं। तो H2S गैस बन जाती है और H2S गैस को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। H2S गैस को हमें जहाँ प्रवाहित करना होता है उस परखनली में हम इसको ऐसे डुबो देंगे, ऐसे ये। तो H2S गैस हमारी क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है, मैं इसको रख रहा हूँ अब यहाँ पे, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भाई जब FeS की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, H2S गैस बन जाती है, तो सीधी रिएक्शन क्यों नहीं करा देते हैं? FeS की रिएक्शन H2SO4 से करा दो, H2S गैस बन जाएगी। ये इतना सारा H2SO4 हम क्यों यूज करते हैं? मतलब किप एपरेटस में ऐसी कौन सी खास बात होती है कि हम उसमें H2S गैस बनाते हैं? ये अपने आप में बड़े क्वेश्चन वाली बात होती है कि भाई किप एपरेटस में ऐसी क्या खास बात होती है। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां समझो कि ये जो उपकरण है जिसको हम किप एपरेटस कह रहे हैं, इसमें जो H2S गैस बनाई जाती है वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं बनाई जाती है। जैसे स्कूल में 50 बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो 50 बच्चों को थोड़ी थोड़ी H2S गैस अगर सभी बच्चे यूज करेंगे तो बहुत सारी H2S गैस की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा मात्रा में H2S गैस बनाने के लिए हम इस उपकरण का उपयोग करते हैं, नंबर 1। दूसरा, इस उपकरण में एक खास बात होती है कि देखो यहाँ बीच वाले गोले में कौन सी चीज डली हुई है? FeS, जिसको हम बोल रहे हैं आयरन सल्फाइड, ये बीच वाले गोले में है। और नीचे ऊपर से क्या भर रहे हैं? H2SO4, जो कि सीधा नीचे आ रहा है। तो ये नीचे से उठेगा और FeS के साथ ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने से क्या बनेगा? FeSO4 और H2S गैस। H2S गैस कहाँ पर भरी रहेगी? इस बीच वाले गोले में भरी रहेगी। अब देखो, H2S गैस जो बनेगी उस गैस का एक दबाव होगा, तो वो दबाव से क्या होगा? वो दबाव कहां पर काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। वो दबाव इस H2SO4 को ऊपर नहीं चढ़ने देगा। H2SO4 चाहता है कि हम ऊपर पहुंच जाएं, और H2S गैस जो बन रही है वो क्या कहेगा? H2SO4 चलो नीचे की तरफ जाओ, हम दबाव डाल रहे हैं तो नीचे की तरफ जाओ। तो ऐसी स्थिति में यदि हम H2S गैस यहां से निकाल लेते हैं, यहां से H2S गैस निकाल लेते हैं, तो यहां के अंदर का गैस का दबाव कम हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर आ जाता है। रिएक्शन फिर होती है, फिर H2S गैस बनती है और वो फिर H2SO4 को दबाती है नीचे की तरफ। हम फिर गैस निकाल लेते हैं, फिर गैस कम हो जाती है, H2SO4 फिर चढ़ जाता है। सेंस ये है कि जब हम गैस निकालेंगे H2SO4 तब चढ़ेगा और तब रिएक्शन करेगा, तब H2S गैस बनेगी। और यदि हम गैस को नहीं निकालें तो ये अंदर बनी हुई H2S गैस है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल पर दबाव डालेगी नीचे की तरफ और सल्फ्यूरिक अम्ल को अंदर नहीं आने देगी, मतलब H2S गैस नहीं बनेगी। नहीं बनने का मतलब है हमें जब जरूरत होगी, जब हम इसमें से H2S निकाल लेंगे तब और H2S गैस बनेगी। अगर हम नहीं निकालेंगे तो एक बार जितनी बन गई है उतनी ही H2S गैस सल्फ्यूरिक अम्ल पर दबाव डाल करके उसको नीचे की तरफ भेज देगी। सल्फ्यूरिक अम्ल जब तक टच नहीं करेगा तब तक गैस नहीं बनेगी।
तो ये स्किप एपरेटस की खास बात होती है। अगर आप सभी बच्चों को ये खास बात समझ में नहीं आई है देन नो प्रॉब्लम, हम किप एपरेटस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किप एपरेटस कैसे काम करता है। खैर, इतना सुनते सुनते आप लोगों को एक चीज तो जरूर याद हो गई होगी कि इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं किप एपरेटस, किप्स एपरेटस बोलते हैं। इसका यूज कहां करते हैं? H2S गैस बनाने में करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में करते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती कैसे है तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग इसमें FeS डालते हैं और ऊपर से H2SO4 डालते हैं। इनके बीच में रिएक्शन होती है, H2S गैस बनती है और वो H2S गैस हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये दो उपकरण अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपकरण की, जिसका नाम है फिल्टर पेपर। देखो, मैंने इसको पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। ये इस तरह का सफ़ेद कलर का पेपर आपकी लैब में रखा रहता है, इसको हम कहते हैं फिल्टर पेपर। कभी कभी ये छोटे वाले फिल्टर पेपर भी रखे रहते हैं। ये फिल्टर पेपर ही है, ये बड़ा फिल्टर पेपर है, ये छोटा फिल्टर पेपर है। हमें जैसी ज़रूरत होगी हम वैसे फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। इस वाले फिल्टर पेपर का यूज़ हम करते हैं छानने में। जब हम छानते हैं तो इस फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। और इस छोटे वाले फिल्टर पेपर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई टेस्ट को कंफर्म करना है। कहोगे सर, टेस्ट को कंफर्म करने का मतलब क्या होता है? अभी सिखाएंगे। इस छोटे फिल्टर पेपर का यूज़ हम छानने में नहीं करते हैं, छानने में हम इसका यूज़ करेंगे। और छोटे वाले फिल्टर पेपर का यूज़ टेस्ट में करते हैं। कैसे करते हैं आगे पता चल जाएगा। फिलहाल इन दोनों को बोलते क्या है? ये बोले जाते हैं फिल्टर पत्र, या जिसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। क्लियर है? अब देखो, फिल्टर पेपर के बाद आता है इग्निशन ट्यूब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्वलन नली। इसको हम बोलते हैं ज्वलन नली। देखो, ये होती है इसी, देखो ये छोटी सी नली है, देखो दिखाई दे रहा होगा, ये छोटी सी नली है, इसको हम कहते हैं ज्वलन नली। देखो, इसका एक सिरा बंद है, पैक है, और एक सिरा देखो खुला हुआ है। तो ये कहलाती है ज्वलन नली। इस ज्वलन नली में हम क्या यूज करते हैं? स्पेशली 11th वाले बच्चे ध्यान से समझें। देखो, ज्वलन नली के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, मान लो कोई कार्बनिक पदार्थ है और उस कार्बनिक पदार्थ की हमें जांच करनी है, चेक करना है कि कौन सा कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ को पहले हम सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के बाद हम उसका सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, आप ज़्यादा चीज़ों को एक साथ ग्रेप्स करने की कोशिश ज़रूर करते हो, अगर नहीं आती है नो प्रॉब्लम। सोडियम निष्कर्ष कैसे बनता है, इग्निशन ट्यूब का काम क्या होता है, कैसे सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं, इसके सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, परेशान मत हो। बट इसको बोलते क्या है? ज्वलन नली। देखो, ज्वलन नली के साथ साथ अगर आप थोड़ी दाएं बाएं की चीज़ें जान लोगे तो आप कम से कम इसका नाम तो याद रखोगे। दिस इज कॉल्ड इग्निशन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। तो इसके अंदर क्या करते हैं? हम पदार्थ को थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा इसके अंदर भर देंगे, फिर थोड़ा सा पदार्थ भर देंगे और फिर सोडियम का टुकड़ा भर देंगे और फिर इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ने के लिए एक स्टील की बनी हुई कैंची टाइप की रहती है, जिसको हम टोंग कहते हैं, टोंग्स। ठीक है, यहां लिखा होगा, ये मेरे पास है नहीं इस समय, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। ये इग्निशन ट्यूब को हम किससे पकड़ते हैं? टोंग से पकड़ते हैं और इसको गर्म करते हैं। और गर्म करने पर ये अंदर जो पदार्थ रहता है वो पिघल जाता है, सोडियम से रिएक्शन करता है। और सोडियम से रिएक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं? ये पोर्सिलेन डिश रहती है, इसमें थोड़ा पानी रहता है, इसमें एकदम गर्म ज्वलन नली को इस पानी में डाल देते हैं ऐसे, तो ये चटक जाती है। और नहीं चटकती है तो हम हल्का सा ठोकर मारते हैं टोंग से, तो ये टूट जाती है। और टूटने के बाद ये जो पदार्थ है ये पानी में मिक्स हो जाता है। ये पदार्थ जो है पानी में मिक्स हो जाता है और जो मिक्सचर बनता है उसको हम छान लेते हैं। और छानने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं सोडियम निष्कर्ष, उसको हम बोलते हैं सोडियम निष्कर्ष। तो सोडियम निष्कर्ष कैसे बनता है ये मैं करके बताऊंगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बट फिलहाल छोटा सा चीज़ है कि इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं ज्वलन नली, इसको हम बोलते हैं इग्निशन ट्यूब।
क्लियर है? इसको हम बोलते हैं इग्निशन ट्यूब, और इग्निशन ट्यूब का यूज हम कहाँ करते हैं? सोडियम निष्कर्ष को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं वॉश बॉटल। वॉश बॉटल्स, देखो वॉश बॉटल क्या होती है? देखो ये है बॉटल, इसका यूज हम करते हैं वॉश करने में, साफ करने में। देखो साफ कैसे करते हैं इसको समझो। जैसे क्या होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा स्कूल में जो लैब होती है, उस लैब में आप वर्क करते हो, टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल्स डालते हो, टेस्ट ट्यूब आपकी गंदी हो जाती है, तो उस केमिकल को आप जो आपकी सिंक होती है उसमें डाल देते हो और नल चला करके उस टेस्ट ट्यूब को साफ कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टेस्ट ट्यूब 10-15 तो है, होती नहीं है, 2-4-5 टेस्ट ट्यूब होती हैं, और वो जब आपकी ख़त्म हो जाती हैं टेस्ट ट्यूब तो आप उन टेस्ट ट्यूब को धोने लगते हो और धो करके साफ करते हो। तो आप बताओ, टेस्ट ट्यूब को, परख नली को साफ करने के लिए आपको नल की ज़रूरत होती है। नल में से पानी आता है और उस पानी से आप साफ कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि नल में से पानी आता है मान लो आधा लीटर, और हम उससे साफ करते हैं एक टेस्ट ट्यूब, एक परख नली, तो बताओ पानी की बर्बादी होती है बहुत ज़्यादा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हम नल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हर बच्चे के पास इस बोतल को रख देते हैं। इस बोतल के अंदर पानी भरा होता है, देखो ऐसे, ये इस तरह से हम इसको दबाते हैं, देखो ये पानी आ गया। इस पानी के बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे साफ करेंगे और धोने के बाद इसका पानी जो है वो फेंक देंगे। क्लियर है ना? तो आप देखो इसको क्या कहते हैं कि ये पानी की बोतल है, बस इसको दबाने से पानी निकलता है ऐसे, और उस पानी का उपयोग हम परख नली को, बीकर को, किसी चीज़ को साफ करने में करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा पानी चाहिए जिससे वो साफ हो जाएगा। हम कोई बर्तन थोड़ी ना घर के साफ कर रहे हैं जो हमें बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए इस बोतल को हम वॉश बोतल कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हम इसको वॉश बोतल क्यों कहते हैं। तो ये वॉश बोतल का काम भी समझ में आ गया। अब वॉश बोतल के बाद है लिटमस पेपर। देखो बच्चों, ये लिटमस पेपर बड़ी अच्छी चीज़ है, आप सभी बच्चों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये देखो बच्चों, ये इस तरह की स्ट्रिप है, देखो बहुत सारी स्ट्रिप है, लंबी चौड़ी स्ट्रिप है, चूंकि थोड़े से पुराने हो गए इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये देखो, ये लिटमस पेपर है। ये लिटमस पेपर कहलाता है। एक छोटा सा पेपर कोई भी ले लो, ये सारा लिटमस पेपर है। ये नीले रंग का लिटमस पेपर है। जब आप इसको अम्ल में डालोगे, एसिड में डालोगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। और जब ऐसा ही, जैसे ये नीला लिटमस पेपर है, ऐसा ही लाल लिटमस पेपर भी आता है। मेरे पास अभी नीला है तो मैं नीला दिखा रहा हूँ। तो नीले लिटमस पेपर को आप अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, और जो लाल लिटमस पेपर है उसको क्षार में डालोगे तो वो नीला हो जाएगा। क्लियर है? तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं। ठीक है? तो अगर मान लो हमारे पास नीला लिटमस पेपर है और कोई कहे क्षार का परीक्षण करके दिखाओ, तो आप पहले नीले लिटमस को अम्ल में डाल देना तो वो लाल हो जाएगा, और फिर उस लाल वाले को क्षार में डाल देना तो नीला हो जाएगा। तो सेंस ये है कि इसको बोलते हैं लिटमस पेपर, और उस लिटमस पेपर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अम्ल की जांच करने में, एसिड का टेस्ट करने में इसका यूज़ करते हैं। इसको कहा जाता है लिटमस पेपर। समझ में आ गया? अब देखो लिटमस पेपर के बाद हम अगले पर आते हैं, ये कहलाता है रिएजेंट बोतल। देखो बच्चों, रिएजेंट बोतल का मतलब होता है, आप अपनी लैब में जाते हो, कांच की बहुत सारी बोतल्स आपको रखी हुई मिलती हैं। कांच की बहुत सारी बोतल्स रखी हुई मिलती हैं। दो तरह की बोतल्स आपको दिखती हैं। एक बोतल रहती है ये बड़े मुंह वाली, इस तरह की, ये बड़े मुंह की बोतल्स रहती हैं, और एक बोतल रहती है जो कि छोटे मुंह की रहती है, इस तरह की छोटे मुंह की बोतल रहती है। तो जो छोटे मुंह की बोतल रहती है इसको हम बोलते हैं लिक्विड रिएजेंट बोतल। इसको हम बोलते हैं लिक्विड रिएजेंट बोतल। मतलब जैसे कोई सल्फ्यूरिक अम्ल है वो हम इसमें भरेंगे क्योंकि वो लिक्विड है, नाइट्रिक अम्ल है वो हम इसमें भरेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो हम इसमें भरेंगे, NaOH है वो हम इसमें भरेंगे। मतलब जो लिक्विड रिएजेंट रहते हैं, जो द्रव अवस्था में रिएजेंट रहते हैं, अभिकर्मक रहते हैं, उन द्रव अवस्था के अभिकर्मकों को हम इस छोटे मुंह वाली बोतल में भरते हैं। समझ में आया? और जो बड़ी मुंह वाली बोतल है
इसको हम बोलते हैं सॉलिड रिएजेंट बोतल। जैसे मान लो हम लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट भरना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब है खाने वाला सोडा, हमें भरना है तो हम इसके अंदर भरेंगे। सोडियम कार्बोनेट भरना है, वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, तो हम सोडियम कार्बोनेट इस बोतल में भरेंगे। तो इसमें सॉलिड रिएजेंट रखे जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड रिएजेंट बोतल। देखो ये कहलाती है रिएजेंट बोतल। दो तरह के रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट मतलब हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं। दो तरह के रिएजेंट होते हैं, लिक्विड वाले रिएजेंट को लिक्विड रिएजेंट बोतल में रखते हैं और सॉलिड को हम इसमें रखते हैं। अब देखो जैसे सॉलिड रिएजेंट बोतल, हमने सॉलिड रिएजेंट रखा हुआ है। अब देखो सॉलिड रिएजेंट को जब हम बाहर निकालते हैं तो इस चम्मच का यूज करते हैं, ठीक है, इस चम्मच का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पैचुला। मैंने पिछले वीडियो में इसका नाम लिया था बट उस समय मेरे पास था नहीं, मैं अभी लेके आया हूं। देखो इसको बोलते हैं स्पैचुला। इस स्पैचुला से अंदर से चम्मच से हम उस सॉलिड को क्या करेंगे, बाहर निकाल के यूज करेंगे। ऐसा हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि इसका सॉलिड आपने जमीन पे गिरा लिया और फिर थोड़ा सा रख के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री की लैब में आप काम करते हो ना, तो बहुत सावधानी से करते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पैचुला। और स्पैचुला से हम सॉलिड को ऐसा निकालते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब में डालते हैं एंड समथिंग जो कुछ भी करते हैं वो हम स्पैचुला की सहायता से करते हैं। इज दैट क्लियर? ये सॉलिड रिएजेंट बोतल है, ये लिक्विड रिएजेंट बोतल है और इसको बोलते हैं स्पैचुला, जिसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारा रिएजेंट बोतल भी कंप्लीट हो गया। अब रिएजेंट बोतल के बाद देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट है लैब एप्रॉन एंड ग्लव्स। देखो लैब एप्रॉन ये होता है, इस तरह का होता है, ये एक सफ़ेद रंग का कोट होता है जिसको हम लैब एप्रॉन कहते हैं। आप सभी को जैसा पता है कि जब हम केमिस्ट्री की लैब वगैरह में काम करते हैं तो हमें एप्रॉन पहन करके इसका वर्क करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके कारण आपको बताता चलता हूँ मैं। देखो क्या होता है, जब हम कपड़े अपने घर के पहनते हैं तो आप सभी को पता है कि घर के कपड़े हम पहन रहे हैं, केमिस्ट्री की लैब में वर्क कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कुछ एसिड वगैरह के छींटे वगैरह हमारे कपड़ों पर गिरते हैं और वो हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। ख़राब करने का मतलब उसमें छेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, मगर फिर भी तमाम तरह के एसिड्स हैं, तमाम तरह के केमिकल्स हैं जो अगर हमारे कपड़ों पर लग जाएंगे तो उस पर दाग लग जाता है, दाग बन जाता है और फिर वो कपड़े पहनकर आप मार्केट में तो जा नहीं सकते हो, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको दाग दिखाई देंगे। अगर कपड़ों में छेद हो गए तो कपड़े फट जाएंगे और फिर वो कपड़े आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए हम सभी लोग क्या करते हैं, ये एप्रॉन पहनते हैं। एप्रॉन से क्या होता है, जो भी दाग लगता है वो यहाँ लगता है, जो भी छेद होता है वो यहाँ लगता है। हम इसको एक साथ धो देंगे, एक हफ्ते में, 4 दिन में, 3 दिन में धोते रहते हैं ऐसे। तो इसको पहन करके हम वर्क करते हैं जिससे हमारा कपड़े अंदर के गंदे ना हों, ठीक है, और ख़राब ना हो, नष्ट ना हो, एसिड की वजह से उनमें खराबी ना आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं लैब एप्रॉन, ठीक है। साथ ही साथ हम ग्लव्स का भी यूज़ करते हैं। ग्लव्स हमेशा नहीं पहनते हैं, मगर जब हम कोई केमिकल बनाते हैं, सपोज दैट हम सल्फ्यूरिक एसिड को बना रहे हैं, तो हम छींटे हमारे हाथ पर ना आ जाएं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक एसिड रहता है और उससे बचने के लिए हम ग्लव्स का भी यूज़ करते हैं। फ़िलहाल अभी एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, तो ग्लव्स का भी हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगले पॉइंट में देखो लिखा है प्रोटेक्टिंग ग्लास। देखो ये इस तरह का ग्लास रहता है, ये इस तरह का ग्लास हम लोग पहनते हैं, इस तरह का। ये ग्लास क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दैट हमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है। देखो ध्यान से समझना, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 है, ये बहुत हार्ड एसिड होता है। और हार्ड एसिड से मतलब है ये इस एसिड, जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किसी बोतल में है, अगर हम सोचें कि उसमें पानी डाल दें, ऐसा भूल के भी मत कर दीजिएगा, वरना वो पूरी की बोतल ब्लास्ट हो जाएगी और ब्लास्ट होने के बाद सभी जगह एसिड गिरेगा और अगर वो आपकी त्वचा पे गिर गया तो आपकी त्वचा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। वो मतलब आप समझ लो कि दोबारा त्वचा नहीं आएगी, जिसको एसिड बोलते हैं। बहुत सबसे खतरनाक एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसलिए आप कोई भी छेड़खानी बिल्कुल ना करें, जो आपके टीचर्स बताते हैं उसको सावधानी पूर्वक करें। ये कोई हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, इसको बहुत सीरियसली लें। तो सल्फ्यूरिक एसिड
जब हम कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उसको हम जब डाइल्यूट में करते हैं, मतलब जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में करते हैं तो हम पानी लेते हैं और उस पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे डालते हैं तो वो बम्पिंग करता है, उछलता है, तो उछल के हमारे त्वचा पर ना गिर जाए, हमारी आंखों पे ना उछल जाए, बहुत धीमे धीमे सावधानी से डालते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपके टीचर्स जानते हैं, कभी उनके सामने करते हुए देखिएगा दूर से तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम आँखों पर ये ग्लासेस पहनते हैं जिससे हमारी आँखें उस एसिड से सेफ रहें और किसी भी तरह के छींटे से हमारी आँखों की रक्षा हो पाए। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्लास। क्लियर है? तो ये कहलाता है प्रोटेक्टिंग ग्लास। इसके बाद देखो ये है केमिकल बैलेंस। बच्चों इसको हम बोलते हैं रासायनिक तुला या इसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। एक ही चीज़ है, दोनों नाम से चलता है। कुछ लोग केमिकल बैलेंस कहते हैं, कुछ लोग एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे तौलते हैं, इसका अलग वीडियो है, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक तुला क्या होता है। आप लैब में देखोगे तो एक कांच का लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स रहता है जिसमें कांच लगे होते हैं, ढक्कन होते हैं, अंदर पड़ले रहते हैं तौलने के लिए। तो वो तुला जो आप देखते हो लैब में उसको हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल बैलेंस, या उसी को बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। ये दिखता क्या है, इसमें कौन सा पार्ट होता है, किस पार्ट का काम क्या होता है, हम तौलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको करके बताऊंगा। इसका बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं केमिकल बैलेंस और एनालिटिकल बैलेंस के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा। फिलहाल एट प्रेजेंट मैं इसको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसके देखो हमारा अगला नाम है जिसको हम बोलते हैं वेट बॉक्स। देखो वेट बॉक्स के बारे में आप ऐसा समझो कि जब हम किसी केमिकल को तौलते हैं तो तौलने के लिए हमारे पास दो तरह के बैलेंस होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस। मैंने आपको बताया, इसको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करते हैं, कैसा ये दिखता है। ठीक है। और दूसरा, जब हम इसका यूज करते हैं, एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं, तो हमें कुछ वेट्स की जरूरत होती है। जैसे हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ वेट की जरूरत होती है, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, 200 ग्राम, मतलब 250 का नहीं होता है, 200 ग्राम, 100 ग्राम, तो हमें कुछ वेट की जरूरत होती है। ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री में कोई चीज तौलते हैं तो इस तरह का वेट बॉक्स आपको दिखता है। देखो ये 100 ग्राम का वेट है, ये 50 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का है, ये 5 ग्राम का है, ये 2 ग्राम का है और ये हमारा 1 ग्राम का है। तो ये जो हमारे वेट आपको दिख रहे हैं 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, ये जो वेट बॉक्स कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल वेट बॉक्स। देखो ये लिखा है एनालिटिकल वेट बॉक्स। ये इस तरह का वेट बॉक्स रहता है। इस बॉक्स में यही हरे रंग की डिब्बी भी रहती है। इस हरे रंग की डिब्बी को जब आप खोल करके देखोगे, इस हरे रंग की डिब्बी को जब आप खोल कर देखोगे तो इसमें छोटे छोटे वेट रहते हैं, 1 ग्राम से छोटे वेट रहते हैं, 1 ग्राम से छोटे वेट रहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं कुछ इसमें से वेट निकालता हूं। देखो ये एक वेट है, देखो इस पे लिखा हुआ है 500 मिलीग्राम, तो ये 500 मिलीग्राम का वेट है। ठीक है। मैं इसमें से एक दूसरा वेट निकालता हूं, इसमें से देखो ये मैंने निकाला, देखो ये 200 मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम का वेट है। ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे वेट रहते हैं, मतलब 1 ग्राम से छोटे वेट रहते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम तक के वेट इसमें रहते हैं। और अगर 10 मिलीग्राम से भी हमें कम तौलना हो, अगर हमको 10 मिलीग्राम से भी कम तौलना हो, तो हम इसी डिब्बी में से ये एक तार की आकृति निकालते हैं। ये देखो इस तरह की संरचना मिलती है, इसको हम कहते हैं राइडर, इसको हम बोलते हैं राइडर। ध्यान से समझना, इस राइडर को हम इस केमिकल बैलेंस में रख देते हैं। कैसे रखते हैं मैं सिखाऊंगा। तो इसको बोलते हैं राइडर, और राइडर की सहायता से हम 10 मिलीग्राम से भी छोटा वेट तौल सकते हैं। केमिकल बैलेंस का यूज करना पड़ेगा, एनालिटिकल बैलेंस का यूज करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं राइडर। और इस छोटी डिब्बी को जिसमें ये ढेर सारे वेट मौजूद थे,
इस छोटी डिब्बी को, जो ग्रीन कलर की डिब्बी हमने आपको दिखाई है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल वेट बॉक्स। देखो लिखा है फ्रैक्शनल वेट बॉक्स, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल वेट बॉक्स। और ये डिब्बी इसी एनालिटिकल वेट बॉक्स के अंदर रखी जाती है। आप चाहते हो तो अलग रख सकते हो, बट इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वेट बॉक्स और इसको बोलते हैं एनालिटिकल वेट बॉक्स। देखो ये है नेक्स्ट सिरिंज। मैंने आपको बताया सिरिंज ये रहती है, इसका केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं है, बट मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका यूज करता हूं स्प्रिट को भरने के लिए। देखो ये स्प्रिट लैंप है, इस स्प्रिट लैंप में अगर हमको स्प्रिट भरना होगा तो हम फनल की सहायता से नहीं भर पाते हैं, काफी सारा स्प्रिट वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं स्प्रिट को पहले इस सिरिंज से अंदर खींच लेता हूं और फिर सिरिंज को अंदर डालते हुए स्प्रिट लैंप को भर देता हूं। तो स्प्रिट भरने के लिए मैं इसका यूज करता हूं। और टीचर हो सकता है इसका यूज ना करते हो, वो किसी और टेक्निक का यूज करते हो, बट सिरिंज की सहायता से मैं पर्सनली स्प्रिट को भरता हूं। इसलिए मैंने यहां पर एक उपकरण का नाम सिरिंज भी लिखा हुआ है। दूसरा है टोंग। ये जो टोंग होती है, मैंने आपको बताया इग्निशन ट्यूब पकड़ने के लिए काम आती है। इग्निशन ट्यूब को पकड़ने के लिए हम टोंग का यूज करते हैं। और टोंग स्टील का कैंची की जैसा दिखाई देता है, कैंची नहीं होता है, वो कैंची जैसा होता है। तो टोंग इसमें मेरे पास नहीं है, तो टोंग्स में नहीं दिखा पाऊंगा। इसके बाद है क्रूसिबल। ये एक कटोरी टाइप की रहती है, सिलिका की बनी हुई होती है। इसका यूज भी हम इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं करते हैं। ग्रेविमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब हम लोग करेंगे, भारात्मक विश्लेषण करेंगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तब हम क्रूसिबल का यूज करते हैं। सिलिका की क्रूसिबल हम यूज करते हैं। फिलहाल यूज नहीं है, इसलिए मैंने केवल नाम लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे पास नहीं है। और लास्ट है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड बेटा देखो ये रहता है, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ये है ट्राइपॉड स्टैंड। देखो इसके 3 पांव हैं, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिपाद स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड पर हम ऊपर रखते हैं वायर गॉज, जिसको हम बोलते हैं स्टील की जाली। और स्टील की जाली के ऊपर हमें जो भी पदार्थ गर्म करना हो, हम वो इसके ऊपर रखेंगे। सपोज दैट हमें ये पोर्सलिन डिश रखनी है तो इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, ठीक है। या बीकर रखना है तो इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ हम लोग रखते हैं स्प्रिट लैंप। तो स्प्रिट लैंप से ये जाली का हिस्सा गर्म होता है और फिर उसके ऊपर रखा हुआ जो भी बीकर हो, हमारा फ्लास्क हो या फिर क्रूसिबल हो, ये हमारा पोर्सलिन डिश हो, तो ये सभी ऐसे गर्म किए जाते हैं। सीधे अगर आग के संपर्क में हम इनको लाएंगे तो इनके चटकने का डर रहता है, इसलिए हम इस तरह से यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ये है स्प्रिट लैंप और इसको बोलते हैं वायर गॉज, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसके बाद 2 छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे मैं वो मौखिक बता दे रहा हूं बच्चों। देखो इसको हम बोलते हैं वेइंग ट्यूब, जिसको बोलते हैं तोलन नली। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अभी मैं टाइट्रेशन सिखाऊंगा। तो टाइट्रेशन में हम पदार्थ को तोलने के लिए इस ट्यूब का यूज करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वेइंग ट्यूब या हिंदी में तोलन नली कहते हैं। ये मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया है। और एक होता है ये ब्रश। ये टेस्ट ट्यूब को साफ करने वाला ब्रश है। हमारी टेस्ट ट्यूब जब केमिकल अंदर लग जाता है, साफ नहीं होती हैं, तो इस ब्रश की सहायता से हम उसको साफ करते हैं। तो ये हमारा ब्रश है जिसकी सहायता से हम टेस्ट ट्यूब को साफ करते हैं। तो बच्चों ये सारे थे उपकरण मुझे जो समझ में आए। मैं जिन उपकरणों का यूज करता हूं लैब में, मैंने उन सारे उपकरणों को एक साथ निकाल करके लिस्ट बना करके आपके सामने 2 वीडियो में प्रस्तुत किया हूं और हर उपकरण का बकायदा यूज बताया हूं। बहुत ज्यादा डिटेल्ड यूज आप तब सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे। मैं अभी आपको धीमे धीमे प्रैक्टिकल्स में आगे लेके जा रहा हूं, बट प्रैक्टिकल्स आपको समझ में तब आएंगे जब आप बच्चों मेरे वीडियो क्रम से देखोगे। आप सीक्वेंस से देखो, आपको मैं धीमे धीमे समझाऊंगा और पूरी चीजें अप टू द मार्क जो आपको आनी चाहिए वो मैं ला करके खड़ा करूंगा। तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले क्या करना है, वीडियो नंबर 1 और आज का वीडियो नंबर 2, इन दोनों वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेना है। और इसमें मैंने जितने भी उपकरणों के नाम लिए हैं, उन सारे उपकरणों के नाम को आपको अपनी
फेयर कॉपी पर जो आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक है उस पर लिखोगे। प्रैक्टिकल की नोटबुक पर सबसे पहला पेज यही होता है कि प्रयोगशाला में उपस्थित विभिन्न उपकरणों के नाम, और ये पार्ट नंबर 1 में पहले उपकरण थे और ये पार्ट नंबर 2 पर उपकरण है। सारे उपकरणों के केवल आप नाम लिखिए, सारे उपकरणों से आप परिचित हो। अगर आप इसका चित्र बना सकते हो तो बना लीजिएगा, नहीं बना सकते हो तो नो प्रॉब्लम, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसके चित्र बना करके अपना टाइम वेस्ट करो। आपको समझ आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके प्लीज सभी बच्चे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम लोग अब किप एपरेटस की वर्किंग पर छोटा सा वीडियो एक देखेंगे। उसके बाद मैं केमिकल बैलेंस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि केमिकल बैलेंस दिखता कैसा है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और हर पार्ट का क्या यूज होता है और हम इससे तौलते कैसे हैं। तो केमिकल बैलेंस पर एक हमारा वीडियो रहेगा, सेपरेट वीडियो रहेगा। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके जो भी क्रम आपको सिखाना होगा वो मैं आपको देता जाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मुलाकात होती है। बाय बाय।